नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम। हर वीडियोस को लाइक करेंगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। वीडियो अगर शेयर करेंगे अतिरिक्त स्नेह होगा। और अगर बेल आइकॉन दबा लेंगे तो प्रारब्ध के किसी भी वीडियो अपलोड की सबसे पहली सूचना आप तक जाएगी। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। स्वागत करते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों में एक बड़ी पुरानी आदत रही है। दर्शकों, आप भी रिलेट करिएगा। प्रोमिनेंट फंड, पीएफ। पीएफ एक ऐसा फंड होता है जिससे सरकारी कर्मचारी समय समय पर अपनी जरूरत के लिए लोन लिया करते थे। तो एक बड़ी पुरानी आदत थी। और किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी की पत्नी का साल में 1 से 2 बार ऑपरेशन कोई न कोई हो जाया करता था। क्यों? क्योंकि यही वजह दिखा के कागज पर और वो अपने पीएफ से लोन उठा लिया करते थे। तो एक बड़ा मजाक चलता था सरकारी कर्मचारियों के बीच कि साहब, इस बार आपकी श्रीमती जी कितने ऑपरेशन करवा चुकी। तो अमूमन पीएफ के लिए एप्लीकेशन देते समय 3-4 बार ऑपरेशन साल में हो जाता था। अब यही चीजें होती हैं अदालतों में। अदालत में क्या होता है, जिसको बहुत ज्यादा केस लड़ना रहता है, इधर हाजिरी उधर मुकदमा, यहाँ थूकना वहां चाटना। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने वकील को बोल देते हैं, मन नहीं कर रहा है यार आज कचहरी आने का। वकील साहब एक काम करना ना, लिख देना कुछ कि हमारे सासू जी का जो है आज बरक्षा है, मतलब ठीक है, कुछ है। ऐसा ही हुआ पुणे की एक अदालत में व्यालोक जी। राहुल गांधी जो सुनाम धन थूको चाटो भागो की भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष हैं, सावरकर जी पर एक अभद्र टिप्पणी इन्होंने की। और वो अभद्र टिप्पणी बिल्कुल झूठ और लफाजी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सावरकर जी को लेके कई सारे बयान दिए हैं, कई बार माफी भी मांगी है। लेकिन पुणे की इस अदालत वाला ये जो मामला है, इसमें उन्होंने कहा कि सावरकर ने किसी किताब का हवाला दिया उन्होंने और कहा कि सावरकर ने अपने कुछ साथियों के साथ लंदन में मुसलमानों को कूटा था और कूटने के बाद उनको बड़ा अच्छा लगा था, फील गुड का माहौल हुआ था। ये झूठ है। मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि सावरकर जी ने मुसलमानों को कूटा, उनके कैसे संबंध थे, मुसलमानों को तो बड़ा प्यार करते थे ना, ये विषय नहीं है। ये याचिका दाखिल की गई मानहानि की इस बात के लिए कि आप जो झूठ क्यों बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, जबकि वो नहीं किया। अब इस मामले में पेशी थी आज। राहुल गांधी के वकील ने कल कोर्ट में दाखिल कर दिया कि साहब देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी नहीं आ सकते क्योंकि उनकी जान को खतरा है। जान के खतरे की बात उनके वकील मिलिंद पवार ने कोर्ट में दाखिल किया। और उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ऐसा है, जब से ये वोट चोरी वाला फिल्म का स्क्रिप्ट राहुल गांधी ने लिखा है, तब से सड़कों पर जो है उनके खिलाफ बड़ा माहौल बना हुआ है। मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहे थे कि वोट चोरी चूंकि एक फर्जी मुद्दा है और राहुल गांधी अगर सड़क पर आए तो फिर वो पब्लिक दौड़ा लेगी, उनको उनकी जान को खतरा है। हालांकि ट्विटर पर पता नहीं किन किन अंगों पर खतरे की बात लोग लिख रहे हैं, हमारा वो विषय नहीं है। लेकिन उसके बाद ये जो आपको दिखा रहा हूं मैं, जब कल जनता ने उनकी लानत मनानत सब शुरू किया, तो उसके बाद उनके वकील की तरफ से आया कि उन्होंने बिना राहुल गांधी से पूछे ये जान के खतरे वाली बात लिख दिया था। और आज राहुल गांधी ये दाखिल करेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं साहब, मेरी जान को कोई खतरा नहीं है और मैं एक बार फिर थूक के चाटने के लिए सावरकर जी के मुद्दे पर पुणे की अदालत में हाजिर होगा। राहुल जी के बारे में अब क्या ही कहें, आप कहें तो ज्यादा बेहतर है। कितनी बार थूकेंगे, कितनी बार चाटेंगे, थूकुआ ना कहीं सटक जाए व्यालोक जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पक्षपात की घोर निंदा करता हूं। केवल ट्विटर पर नहीं सर, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर राहुल जी के कुछ और बारे में कुछ और लिखा जा रहा है। जैसे मैं आपके लिए एक कर देता हूं, मुझे समझ में नहीं आया, लोगों ने लिखा है कि
राहुल जी दरअसल हिंदी ठीक से लिख नहीं पाते हैं, तो उन्होंने जान जो लिखा है, दरअसल राहुल जी की गांव खतरा है। अब ये गांव को खतरा, राहुल जी गांव में तो रहते नहीं है, लेकिन मैं वो आप लोगों पर छोड़ देता हूं, दर्शक बता सकें, श्रोता बता सकें, या आप व्याख्या करें कि राहुल का गांव तो इटली में होगा, ननिहाल अगर देखें तो इटली में है, तो अब गांव को कैसे खतरा है? क्या मेलनी से मोदी जीवा ने कुछ डील कर ली है या क्या हुआ है? खैर वो विषय आपका नहीं है। देखिए, खानदानी जो होते हैं, जो ये व्यक्ति है, और आदतन झूठा, लबाड़, उचक्का, इस व्यक्ति ने अपनी इमेज के चक्कर में, और इसके जो सलाहकार हैं, तथाकथित तौर पर इसकी इमेज को चमकाने के चक्कर में इतने झूठ बोले हैं कि अब इन लोगों को खुद समझ में नहीं आता है कि सुबह में ये क्या बोल जाते हैं, शाम में क्या बोलते हैं, और बीच में दोपहर में ये क्या घपला कर बैठते हैं। आपने जो ये पूरा दिखाया है दोनों चित्रों के माध्यम से कि शुरू में तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई चलो, मराठा वीरों ने केवल बिहारियों और यूपी वालों की पिटाई नहीं की भाषा के मुद्दे पर। चलो भैया, कम से कम इतनी औकात हुई मराठा वीरों की। जी हाँ, मैं औकात कर रहा हूँ, हैसियत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उन मराठियों से बहुत दिक्कत है जो भाषा के नाम पर ये सब विद्वेष फैलाते हैं। तो चलो, कम से कम इतना हुआ कि भाई वीर सावरकर के नाम पर राहुल जी को भी खतरा महसूस होने लगा। लेकिन अब ये जो आपने ये पूरा प्रपंच दिखा दिया है, तो देखिए, मुझे एक बात कहनी है, झूठ के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको याद ही नहीं रहता कि आपने पिछली बार क्या बोला था, और आपको अड़े किस चीज पर रहना है। सत्य के साथ सबसे बड़ा फायदा ये है, ये एक बड़े विचारक ने कहा है कि सत्य के साथ सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो तथ्य है वो है, जो सत्य है वो है। और मैं चाहूंगा कि इस आदतन अपराधी, आदतन झूठे लबाड़ मक्का को इस देश की जनता दौड़ा ले, कूट ले। और अगर इस पर कर्नाटक पुलिस मेरे पास आ जाती है तो भी उसका स्वागत है, क्योंकि इस आदमी को भारत सरकार दंडित कर नहीं पा रही है, इस देश की कोर्ट दंडित कर रही है। पता नहीं पिछले 20 वर्षों से ये अपराधी घूम रहा है खुला, छुट्टे सांड की तरह। पहली बार इसको अटल जी ने बचाया था, वो सब दिन ये भूल गया है। लेकिन इसके बावजूद ये जिस तरह से आस्तीनें कर, और जिस तरह से एक मदहोश उजड्ड सांड की तरह, इसमें राजनेता के कोई गुण नहीं है। ये जिस तरह मदहोश चक्के सांड की तरह बोराया हुआ घूमता है, इसको पकड़कर सलाखों के पीछे डालना बहुत जरूरी है। और ये जरा देखिएगा व्यालोक जी, मैंने दर्शकों के सामने रख दिया, आप अपनी बातचीत जारी रखें। ये सावरकर के ही एक मामले में ये जब थूके थे राहुल, तो जस्टिस दीपांकर दत्ता सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, आप एक इज्जतदार, हालांकि पता नहीं इज्जतदार व्यक्ति और राजनीतिक दल के नेता हैं, महाराष्ट्र में जाकर सावरकर के खिलाफ बयान देते हैं जहां उनकी पूजा होती है, ऐसा मत करिए। आपको इस तरह की बातें बोलकर परेशानी नहीं पैदा करनी चाहिए। तो ये दीपांकर दत्ता जस्टिस साहब ने बोला था सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं सावरकर जी के मामले में। आप सच्चे भारतीय नहीं हैं, ये भी बोल चुका है सुप्रीम कोर्ट। जी जी, देखिए, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार टाइम सही बताती है, तो सुप्रीम कोर्ट भी 2 बार 3 बार कभी कभार सही निर्णय दे देता है। और मैं इस बात में कोई कोताही नहीं बरतूंगा कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, इस देश की न्याय व्यवस्था जो है वह घुन लगा हुआ वह स्तंभ है जिसको सबसे पहले पूरी तरह बदल देने की जरूरत है। इसलिए ये लोग कुछ भी बोलें उस राहुल मवाली के खिलाफ, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़े अपराधी तो ये काले चोगे वाले हैं जो फैसला भी नहीं सुना पा रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमे कहाँ है? हमारे नौकर हैं। अभी तक उस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और अभी ये चल रहा है भाई, मैं तो खबरें देख के हैरान रहता हूं कि जस्टिस वर्मा, अभी तक वो जस्टिस वर्मा है जो नोटों की गड्डियां जला रहा था, वो अभी तक जस्टिस वर्मा है। और जस्टिस वर्मा के पास इस्तीफे के अलावा कोई रास्ता नहीं। कितनी महान बात है, कितने बढ़िया देश में हम लोग रह रहे हैं। खैर,
वह विषय परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने यह लिखा था, इसलिए राहुल मवाली को इज्जतदार वो कहेगा ही कहेगा, क्योंकि कहावतों को जनता खुद फिल इन कर ले, उससे मैं नहीं कहूंगा। मेरा केवल ये कहना है कि इस देश की सरकार को देखिए, जिस तरह से ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, केवल बात एक कोर्ट में जाने या न जाने या झूठ बोलने की नहीं है। आदतन झूठे, आदतन लबाड़ी आदमी की बात है। और ये व्यक्ति 2014 से इस देश में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। 2014 में इसने ईसाइयों को भड़काया अपनी मां के इशारे पर। उसके बाद इसने कभी किसानों को भड़काया, कभी मुसलमानों को भड़काया, कभी किसी को भड़काया। अब ये एक नया बवाल लेके आया है, वोट चोरी। ये देश की संवैधानिक संस्थाओं पर। तुम राहुल आज हो, कल मर जाओगे। ये देश नहीं मरेगा। तुम्हारी माटी का मायके नहीं है, जिसको कुछ लोग पैदा होते हैं, गैरिबाल्डी बना देता है, मेजिनी बना देता है, नहीं, मुसोलिनी बना देता है। यह देश सतत है, सनातन है। इसलिए राहुल, इस बात को समझो तुम कि तुम क्या कर रहे हो। इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर तुम सवाल उठा रहे हो भाई। जी, आपने एक और तस्वीर लीजिए। दर्शकों के सामने, आपके सामने बड़ी विनम्रता से इस देश की सबसे चर्चित वोट चोरी की फोटो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें एक भारतीय परिधान में महिला है, जिन्होंने मारे शर्म के अपना मुंह ढक रखा है, और ये निकल रही हैं इलाहाबाद के एक सेशन कोर्ट से, है हाई कोर्ट से नहीं, सेशन कोर्ट से। जब राजनारायण जी की याचिका पर रायबरेली से इंदिरा गांधी का चुनाव शून्य घोषित किया गया था, और ये साफ तौर पर इस देश की अदालत ने माना था कि श्रीमती इंदिरा ने वोट चोरी की है। इस देश की सबसे बड़ी वोट चोरी, चर्चित वोट चोरी। और उसी के बाद सत्ता चली गई थी, लेकिन इमरजेंसी भी सामने थी। तो ये वोट चोरी वाले राहुल जो सड़क सड़क घूम रहे हैं, अपनी दादी श्री की इस महानतम अचीवमेंट पर ये भी जरा जनता को ध्यान रखना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए। व्यालोक जी, देखिए, जनता तो सवाल पूछ चुकी है भाई साहब। 11 साल से वैसे ही इसको दर दर का भिखारी नहीं बना दिया है कोई राजवंश का व्यक्ति। और ये जिस तरह एड़ियां रगड़ रहा है, तो जनता फैसला सुना चुकी है। अभी भी आप बिहार में आइए, SIR पर आपको दिल्ली में बैठ के लग रहा होगा कि भाई साहब कितना बड़ा मुद्दा है, या सोशल मीडिया खोल लीजिएगा तो लगेगा कि अरे देश में तो आग लग गई है भाई। खासतौर से बिहार तो जल रहा है, धू 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 करके। मैं बैठा हुआ हूं बिहार में। एक चिड़िया का पूछ छोड़िए, इस आदतन झूठे के साथ चिड़िया विड़िया की संगति ठीक नहीं है। एक कुत्ते का पिल्ला इसके समर्थन में नहीं भौंकता है भाई। वही मैं कहने वाला था कि इस समय आप सोशल मीडिया खोलिए तो मतलब कुत्ता देख के हम तो भाग आ रहे हैं बार बार। मैं एक्स पे जा रहा हूँ, कुत्ते, सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ, कुत्ते ही कुत्ते छाए हुए हैं। जी जी। लेकिन राहुल और उसके गिरोह को देख लीजिए कि कितना ट्रैक्शन मिल रहा है। ये लोग कितने अभागे हैं कि ये लोग कह रहे हैं वोट चोरी ऐतिहासिक आंदोलन बना। और मैं हंस रहा हूं कि अरे अभागो, 15 लाख मिस्ड कॉल, उसमें भी कितने होंगे, 140 करोड़ की जनसंख्या में ये जन आंदोलन बन गया। कितना % हुआ भैया? आप ही निकाल दीजिए, मेरी गणित कमजोर है। दर्शकों श्रोताओं, आप निकाल लीजिएगा। 15 लाख पर जन आंदोलन बता रहा है। आपकी फिगर और दुरुस्त कर दूं, राहुल ने ट्वीट किया, कहा कि भाई 15 लाख और एक संख्या और ले आए तो कुल मिला के होती है वो 25 लाख। तो हमने ट्विटर पे, एक्स पे पूछ दिया कि भाई ये बताइए, मामला तो 65 लाख का था, समर्थन आया है मान लीजिए बढ़ा के 25 लाख, और वो भी किस तरह का समर्थन? 15 लाख जो आपने बताया वो मिसकॉल से, और बाकी 10 लाख आया है। एक लिंक है, उस लिंक पे जाके आप क्लिक कर दीजिएगा और वो जन आंदोलन बन जाएगा। अब उस पर कौन सा रोहिंग्या क्लिक कर गया, कौन सा बांग्लादेशी क्लिक कर गया, और राहुल गांधी जिस पाकिस्तान के हीरो हैं, वो कितने पाकिस्तानी क्लिक करके चले गए, या एक ही कांग्रेसी और कांग्रेस का इकोसिस्टम वाला अपने 75 पहचान से कई बार क्लिक करके चला गया, लेकिन जन आंदोलन बन गया साहब। हैशटैग चल रहा है। भाई साहब देखिए, मैं इसको खानदानी चोर वैसे ही नहीं कहता हूं।
जब इसका परनाना देश का प्रधानमंत्री बना था, जबरन बना था, जबरदस्ती बना था, बिना किसी जनादेश के बना था, वह चुना नहीं गया था, वह नियुक्त किया गया था। यूनियन जैक के नीचे उसने सलामी ली थी। इतना अभागा था हमारा देश, जिसका प्रथम प्रधानमंत्री यूनियन जैक के नीचे लेता है। आज भी न्यायालयों में जो दुर्दशा है, पूरे देश की जो सड़ांध है, उसके लिए अगर वह व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है तो और कौन है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जी। गहलोत जी, आप भाषा के धनी हैं, वाक्य विन्यास के अप्रतम ज्ञाता हैं, लेकिन आपने अभी अचानक कहा कि वो फलाने व्यक्ति यूनियन जैक के नीचे लेता है। क्या लेता है सर? अरे शपथ की मैं बात कर रहा था भाई। मतलब ओके, ओके, ओके। तो मैं ये बता रहा था कि जब मैं खानदानी चोर जो इसको कहता हूं, आप देखिए बिहार के गांवों में जाइए सर, तथाकथित मिथिलांचल और सीमांचल, वहां के हिंदुओं की जो पीड़ा है, एसआईआर से कोई असंतुष्ट नहीं है। एसआईआर को देरी से उठाया गया सबसे दुरुस्त कदम बता रहा है। और आपको बताऊं कि चुनाव आयोग को पहली बार मैं देख रहा हूं, भाई साहब हमारे घर में नहीं बना था, ये शायद मैं पहले भी प्रारंभ के मंच पर बता चुका हूं दर्शकों, फिर बता रहा हूं। फोन आया, कहा गया कि आपको जो कागजात 11 में से मिले ले आइए, आप तो पढ़े लिखे हैं, 10वीं का सर्टिफिकेट लाइए, वही मान्य है। आधार कार्ड और वोटर कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें इतनी अनियमितता है। और किसने की ये अनियमितताएं? कब वोटर आईडी कार्ड बनना शुरू हुआ सर? किसके शासनकाल में? किसने 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशियों को हमारे छाती पर मूंग दलने के लिए बिठा रखा है? ये चोरी की बात करता है, इसको शर्म नहीं आती है। मैं तो सचमुच हैरान हूं कि कोई व्यक्ति इतना गलीच, इतना नीच कैसे हो सकता है। भाई तुम्हारे परनाना ने इस देश में, इस स्वतंत्र देश में घोटालों की एक पूरी श्रृंखला डाली भाई। पहला घोटाला करने का श्रेय तुम्हारे नाना प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। काहे का पंडित, मौलवी या जो भी हो, जीप घोटाला किया था उसने। तुम्हारी दादी के समय के घोटालों की लिस्ट अगर निकालूं तो 26 घोटाले तो मुझे मुंह याद है, फिर समय खराब होगा। तुम्हारे बाप ने तो खैर क्या किया, एंडरसन को भगाया तुम्हारा मामा बना के। अब बना के बनाया कि था भगवान जाने। मतलब इस देश का एक मुख्यमंत्री छोड़ने गया है, उसको ससम्मान, हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार को, और तुम कहते हो तुमको शर्म नहीं आती है? हजारों सिखों को मरने पर तुम्हारा वो बाप पप्पू, हमारे पापा तल लाए थे, लाद के ले आए। HCL यहाँ पर किसने बनाया था? है? क्या बात करते हो यार? अनाप आप कुछ भी बोले जा रहे हो, बके जा रहे हो। तुम्हारी माँ तो महारानी ही थी की, जब वो देश की प्रधानमंत्री थी। अद्भुत बात करते हो भाई तुम। सुनो राहुल, 1 मिनट, बाबू सुन लो, बात सुन लो, और कोई चमचा ये बात समझा दे उसको। मुझे अब भी राहुल विंची की वो फोटो याद है, जब वो 1991 में अटके भटके युवा की तरह आया था, जब इसके पिता की हत्या हुई थी, तथाकथित शाह। मैं उसको भी राजीव की मूर्खता की वजह से मानता हूं। आपको श्रीलंका के फटे में टांग अड़ा के जबरदस्ती दादा बनने की कोई जरूरत नहीं थी, बातचीत होने देते या जो भी करते। खैर जो भी हुआ, उस समय जो ये आया था तो ये बिल्कुल लगता था जैसे आजकल वो पेंगुइन नहीं लग रहा है, क्या नाम, आदित्य ठाकरे, एक बहुत ही धनशाली वैभवशाली परिवार का राज दुलारा, जिस कोई खबर ही नहीं है दुनिया की। इतना चश्मा, गोल, गौरांग, भाई तुम जाओ जहां अपनी रंगरलियां मनाते हो मनाओ, इस देश को बख्श दो यार, क्योंकि इस देश की सरकार तुमको ठीक नहीं कर पा रही है। छोड़ दो भाई, नहीं आग लगेगी बाबू, तुम नहीं कर पाओगे। ये इटली नहीं है, सनातन है, 5000 वर्षों से और 1200 वर्षों से आक्रमण झेल रहा है, नहीं हो पाएगा। इसलिए अंतिम वाक्य, या तो सरकार इस झूठे लबाड़
आदतन अपराधी को सलाखों के पीछे करे, अन्यथा जनता इसके डर को सच में बदल देगी। किसी न किसी दिन ये हो जाएगा अवनीश जी, इसके ऊपर जूते फेंक दिए जाएंगे। एसपी जी या जो भी इसकी सुरक्षा है कितने दिनों तक बचाएगी भाई? ठीक बात है, इसके खिलाफ बहुत गुस्सा है। जी जी बिल्कुल। वो गुस्सा मुझे लगता है कि पहले दौर में राहुल गांधी ने महसूस कर लिया। हालांकि ये फ्रॉड है, ये फर्जी है। सनातन या भारत का जो राष्ट्र प्रेमी है, जो राष्ट्रवादी है, वो इस तरह की बातें नहीं किया करता। जज भी बता रहे हैं, जनता भी बता रही है और सोशल मीडिया भी बता रहा है, लेकिन राहुल है कि मानते नहीं। और एक चीज और, वोट चोरी की जो ये बात करते हैं और जिस तरीके से ये बात करते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतंत्र, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। 1991 अभी व्यालोक जी ने जब कहा तो मुझे वो बात दर्शकों आपके सामने दोहरा देने की जरूरत महसूस होती है। ये आज इलेक्शन कमीशन पर जिस तरीके से थूकने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम। 1991 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हुई थी। एक सीट जहां से राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे, नियम के अनुसार उस सीट के चुनाव को शून्य घोषित किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। वही टीएन शेषन, जिनको सुधारों के लिए जाना जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, दिल्ली में बैठे हुए थे और उन्होंने 22 दिनों के लिए पूरे देश में लोकसभा चुनाव को टाल दिया। और उन 22 दिनों में क्या हुआ था? राजीव गांधी की अस्थियां लेके कांग्रेस को पूरे देश में घूमने का अवसर दिया गया था। और उसके बाद नतीजे जो आए थे, तब इस देश में पहली बार सत्ता के केंद्र में सीधे सोनिया गांधी बैठी और प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव जी। व्यालोक जी, देखिए, शेषन को बड़ा कद्दावर वगैरह माना जाता है। शेषन क्या थे? चुनाव आयुक्त से पहले राजीव गांधी के सहायक थे साहब। सहायक वो होता है, सहायक वो होता है जी, सहायक वो होता है जिसको जाके लोग बोल सकते हैं कि बेटा जाते जाते जरा दरवाजा उड़ा देना और 2 कप चाय बोल देना, आगे जो पप्पू बैठा हुआ है। ये थे शेषन, कोई लौह पुरुष और पुरुष नहीं थे, ठीक है। और सबसे ये चोरी की बात करता है, एक बस और उदाहरण दे दूं इसका। परनाना नेहरू उत्तर प्रदेश में जब इस देश का पहला शिक्षा मंत्री सो कॉल्ड निरक्षर मदरसा छात्र आजाद हारा था, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री को हड़काया था नेहरू ने कि अगर आजाद नहीं जीता तो तुम्हारी नौकरी गई, यही शब्द थे उसके, और आजाद जीत गया था। बाकी गूगल है ही, करते रहिए बस। बिल्कुल, मैं बार बार कहता हूं और धन्यवाद देता हूं कांग्रेस और राहुल के सलाहकारों को कि भैया ऐसे ही तुम जमीन उखाड़ते रहो, उभारते रहो, क्योंकि उसके नीचे से तुम्हारी चोरियां, तुम्हारी मक्कारियां, तुम्हारे हर तरह के नकारात्मक और भारत द्रोही काम ही बाहर निकल के आएंगे। इसलिए एक बार फिर उठो, जागो, चलो, उड़ो राहुल गांधी, पुणे पहुंचो और फिर थूको और फिर चाटो, यही तुम्हारी नियत है। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, व्यालोक जी से हम विदा लें, आज की चर्चा समाप्त करें। हमारा निहोरा, हमारा निवेदन फिर एक बार वही, और भी अपने इष्ट मित्रों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, हर वीडियोस को लाइक कीजिए, उन्हें फॉरवर्ड कीजिए और बेल आइकन दबाएंगे तो यह अतिरिक्त कृपा होगी अपने प्रारब्ध पर। इसी के साथ व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। हमें और व्यालोक जी को आज की चर्चा समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।